आगे इनका एक और काम आता है। और ये बहुत ज़्यादा ना प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा गहरा इनके ऊपर असर भी हुआ था एक पर्टिकुलर इंसिडेंट का, जो मैं आगे बताता हूँ। बट इनकी किताब आई द आर्ट ऑफ वॉर 1521 में, ये 1521 में किताब निकली, और ये भी बहुत डंका बजाने वाली किताब थी। और इसके पीछे का मोटिवेशन क्या था? एक इंसिडेंट इनके साथ हुआ। जैसे ही मडीसी फैमिली वापस आई, अपने कार्यकाल में वापस आई, तो जो हमने बात कर रहे थे गिरोलामो सवोनारोला, इनका एग्जीक्यूशन किया गया। क्वेश्चनिंग हुई, जो कि रेडार में अपने माकियावेली भी थे, और इनके साथ क्वेश्चनिंग चल रही थी। और एक मैसेज पहुंचाने के लिए या क्या करने के लिए क्या था, अब जैसे मैसेज पहुंचाने का होता है ना, जिसने ब्रेकिंग बैड देखी होगी, ब्रेकिंग बैड में होता है ना, गस फ्रिंग वगैरह मैसेज पहुंचाने के लिए करते हैं, या कार्टेल वगैरह मैसेज पहुंचाने के लिए अभी भी होता है, मतलब ऑब्वियसली वो ट्रू स्टोरीज पे बेस्ड है। मैसेज पहुंचाने के लिए दूसरों को मारते हैं, अपने राइट हैंड जो सबसे ज़्यादा उनका भरोसे वाला इंसान है उसी को मार देंगे, सिर्फ सामने वाले तक एक मैसेज पहुंचाने के लिए। देखो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो भी तुम इसको कह लो, हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट आदमी को भी मार के दिखा देंगे। तो ब्रेकिंग बैड रेफरेंस दे दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे स्पॉइलर दिया नहीं, जो कि लोग मुझे कहते हैं मैं स्पॉयलर्स दे देता हूँ, तो यहाँ कोई स्पॉयलर मैंने दिया नहीं, माइंड यू। तो यहाँ पे ये जो सवोनारोला थे, 1498 में इनका एग्जीक्यूशन किया गया। क्वेश्चनिंग हुई और हैंग कर दिया। पहले तो बहुत टॉर्चर किया, म्यूटिलेशन भी शायद उसमें से, म्यूटिलेशन मतलब शरीर के हिस्से काटे गए। फिर इनको फांसी दे दी गई। फांसी के बाद सब पब्लिकली होता था। फांसी देने के बाद इनकी बॉडी को वहीं पे पब्लिकली जला दिया गया था। उसके बाद इनके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा कि भाई इतना इन्फ्लुएंशियल रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर ये जो है, या कोई भी रिलीजियस लीडर है या पॉलिटिकल लीडर है, सवोनारोला जैसा इंसान भी, वो भी पावर में आ सकता है, सत्ता में आ सकता है, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर सकता। तो हम क्या चीज़ हैं? हम कौन से खेत की मूली है? आज इसके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी ये हो सकता है। तो इसने बहुत इनको मूव किया, ये दिखाने के लिए कि भाई पॉलिटिकल फिलॉसफी सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बहुत अच्छी लगती है देखने में, लेकिन उसका अगर आप प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखो, अगर आप देखो कि उसको किस तरीके से अप्लाई किया जा रहा है, तो ये देखो कैसे फांसी देके और जला दिया गया। तो ये जो पर्पस था इस किताब को लिखने का, घबराए हुए और हिले हुए ये इन्होंने लिखा, पर्टिकुलरली मिलिट्री कंट्रोल क्या होता है, और पर्टिकुलरली कैसे मिलिट्री स्ट्रैटेजी, हमारे फौज के जितने भी स्ट्रैटेजीज हैं, वो एक स्टेबल सोसाइटी और एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम बनाने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। हमें अपने रिपब्लिक की, हमारे नेशन की सक्सेस भी चाहिए, हमें उसकी स्टेबिलिटी चाहिए, हमें उसकी सिक्योरिटी चाहिए। उन तीनों चीज़ों के लिए मिलिट्री का सही जगह पे, सही वक्त पे, सही स्तर पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनकी पूरी किताब फिलोसॉफिकल है और पॉलिटिकल है बहुत ज़्यादा, और इसमें इन्होंने मिलिट्री फोर्स का उपयोग करके ये बताया है कि स्टेट के हेल्थ के लिए और स्टेट की खुशहाली के लिए ये मिलिट्री फोर्स क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो भाई इनका जो था काम, सिटीजन आर्मी के ऊपर हम पढ़ते आ रहे हैं, मर्सनरीज को हटाओ, ऑक्सिलरी यूनिट्स को हटाओ जिनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। रोमन आइडियल्स को देखो, रोमन एम्पायर को देखो, किस तरीके से उन लोगों ने क्या बना रखा है, सिटीजन सोल्जर करके, उसको उनका ट्रांसलेशन था, बट इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर सिटीजन सोल्जर्स बने हुए हैं। वो किस तरीके से उनकी लॉयल्टी की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर फ़ौज में किसी को रख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है लॉयल होना। लेट्स से भारत की फ़ौज में अगर कोई फ़ौजी है तो उसकी लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है, ये नहीं वो बिक जाए, है ना। और वो लॉयल्टी अंदर से आती है। सिटीजन्स अगर बनते हैं, फ़ौज में आते हैं अपने इच्छा से, अपने मानचित्र से, तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। रैदर तुम उनकी लॉयल्टी पे किसी को ट्रेनिंग दो, लॉयल्टी की, उसमें इतना टाइम वेस्ट होगा और फिर वो लास्ट में तुम्हें धोखा भी दे दें। माकियावेली का ये मानना था कि एक अच्छे स्टेट को या कंट्री को या किंगडम को चलाने के लिए ना सिर्फ पॉलिटिकल पावर ज़रूरी है, बट मिलिट्री पावर भी बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कहा लिबर्टी अगर चाहिए, हमें अगर स्वतंत्रता चाहिए, खुल के आराम से हमारे सिटीजन घूम सके इस दुनिया में या इस स्टेट में, इस कंट्री में, तो उसके लिए पॉलिटिकल पावर तो ज़रूरी है, सही लीडरशिप ज़रूरी है, बट सही मिलिट्री पावर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारी लिबर्टी हमेशा चेक में रहे कि हमारी लिबर्टी तो कोई हमसे छीन नहीं रहा। तो मिलिट्री सिर्फ टूल ऑफ वॉर नहीं है कि दूसरे देशों में जाके तुम्हें अटैक करना है, वो एक टूल ऑफ पीस भी है, जिससे कि हमारे स्टेट के अंदर भी पीस बनी रहे। पता चला हम बाहर ही देख रहे हैं, बाहर से कोई अटैक करेगा और हमारे अंदर ही पीस डिसरप्ट हो गई, दो जुटों के बीच में लड़ाई हो गई और उस कलेश को संभालने के लिए कोई है ही नहीं। इन्होंने ये माकियावेली ने का ये मानना था कि उनकी जो ये किताब है द आर्ट ऑफ वॉर, वो इनके गिड़गिड़ापन को रोक रही है, विच इज़ जो इटली में सिटी स्टेट्स बने हुए थे,
वो इतने कमज़ोर हो गए हैं वॉर्स के बाद, इतने थकेले हो गए हैं कि वो एक्सटर्नली मदद मांग रहे हैं। ऐसी कंट्रीज़ जिसका इटली से कोई मतलब नहीं, उनसे भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं हमारी मदद कर दो। और वही वीकनेस प्रूफ करता है। अगर सारे सिटी स्टेट्स ऐसे बन गए, सारे लीडर्स ऐसे बन गए, तो ख़त्म है। कोई भी कंट्री आएगी कुचल के चली जाएगी। तो इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि भाई हमको स्ट्रांग बनना है। आज यूरोपियन नेशंस देख रहे हैं हमें, फिर धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर भी आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे मिडिल ईस्टर्न नेशंस भी आके हमें कैप्चर करना चाहेंगे, क्योंकि उस वक्त तो थी भाई लड़ाई थी, मिडिल ईस्टर्न और तुम्हारे इस्लामिक कंट्रीज़ जो थी वो अपना रूल फैलाना चाह रही थी। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई साहब, अगर आपको इन्वेजन से बचना है तो आपको आर्ट ऑफ वॉर समझना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बनानी पड़ेगी अपने अंदर ही। सामने वाले को खबर ना हो, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो, और आप ऐसी कोई भी एक्सटर्नल मदद ना लो, बाहर से कोई भी मदद ना लो, और अपने आप में ही संपूर्ण एंड कंप्लीट रहो। इन्होंने वर्च्यू को मिलिट्री स्ट्रैटेजी से जोड़ दिया कि अगर तुम्हारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी, लेट्स से एक लीडर है, उसने मिलिट्री स्ट्रैटेजी अपनी कंट्री की, अपनी स्टेट की, अपनी सिटी स्टेट की बेहतर बना रखी है, तो वो उस फॉर्चूना से बच सकता है। मतलब तुम ये नहीं कह सकते कि गलत हो गया चूँकि ऐसा था। अगर भाई तुम्हारी मिलिट्री सॉलिड है तो तुम्हारे ऊपर आके कोई भी देश हमला नहीं कर सकता ना। और तुमने अगर अपनी मिलिट्री नहीं बनाई तो कोई भी हमला कर देगा, और फिर तुम कहोगे यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब थी, मैं तो लीडर ही, मैं लीडर हूँ लेकिन मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी किस्मत ख़राब नहीं थी, तुमने तैयारी नहीं करी, तुमने अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी सॉलिड नहीं बनाई थी, तुमने अपनी मिलिट्री फोर्सेस सॉलिड नहीं बनाई थी। तो दिस इज़ नॉट फॉर्चूना। तुमने अपना फॉर्चूना खुद अपने हाथों से ख़राब किया, तुमने अपनी किस्मत खुद ख़राब करी। तो मिलिट्री स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सोसाइटी में, सिटी स्टेट में डिसिप्लिन रखना है, जनता के बीच में डिसिप्लिन रखना है, तो मिलिट्री पावर बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी मिलिट्री पावर डिके होने लग गई तो कोई चेक करने वाला है ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको सिटीजन्स को इंगेज करके रखना इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टिवली इंगेज कर रहे हैं। और अगर मिलिट्री को हटा दोगे तो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, सब पढ़े हैं, सब पैसा कमाने में लगे हुए हैं, मिलिट्री है नहीं, मिलिट्री का खौफ ही नहीं है। और वो खौफ हट गया तो भाई साहब तुम्हारी सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी। इनका ये कहना था कि हम इतना ज़्यादा मर्सनरीज पे, हम इतना ज़्यादा कुछ जुट हो के ट्रेनिंग पे अपना ध्यान देने लग गए हैं कि हमारा सिटी स्टेट वैसे ही वल्नरेबल हो गया है। तुम 10 लोगों के झुंड को परफेक्ट किलर्स बनाना चाहते हो, और वहाँ से आए 1,500 2,000 लोग रोमन एम्पायर ने छोड़ दिए, 10,000 लोग छोड़ दिए, और 10 लोग क्या कर लेंगे, और तुमने अपना पूरा टाइम उन 10 लोगों में लगा दिया। रैदर तुम भी ट्रेनिंग करो ना ऐसे 1,500 2,000 लोगों की। मर्सनरीज को हटाओ, ये हमारे लिए चैलेंज है। और आर्ट ऑफ वॉर कहता ही ये है कि कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रैटेजीज को अपनाओ। ये नहीं कि भाई पुराने ज़माने से जो चल रहा है उसको चलने दो, ऐसा नहीं है भाई। देश टूट रहा है, सिटी टूट रही हैं, मर्सनरीज भी बिकते जा रहे हैं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे ट्रेजरीज खोखले होते जा रहे हैं, तुम्हारे मिलिट्री वाले सामने जाएंगे, मदद मांगेंगे, वो मदद की पुकार वहाँ से सुन ली जाएगी, वो उनके पास चले जाएंगे, कट गया तुम्हारा। जंग से दूर नहीं भाग सकते, वॉर इज़ इनएविटेबल, वॉर आएगी आएगी। इस पर उन्होंने कहा वॉर कैन नॉट बी अवॉइडेड, इट कैन ओनली बी पोस्टपोन टू दी एडवांटेज ऑफ अदर्स। तैयार रहो, हमेशा तैयार रहो। और मैं तुम्हें मैनुअल दे रहा हूँ ना, मैंने तुम्हें आर्ट ऑफ वॉर दे दी, मैंने तुमको लीवी दे दी, मैंने तुम्हें द प्रिंस दे दी, उसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, पढ़ो, अप्लाई करो। इट्स अ मैनुअल फॉर यू। वो उसको किताब से ज़्यादा एक मैनुअल की तरह ट्रीट करते थे। परेशान हो, समझ में नहीं आ रहा, अच्छा लीडर कैसे बनना है, लो भाई मैनुअल की तरह है, समझो इससे। इनके अगर द आर्ट ऑफ वॉर के फिलोसफिकल थीम्स पे और डेप्थ में जाए, कुछ पॉइंट्स हमने कवर करे, और उन कुछ पॉइंट्स को, मच्छर भाई साहब बहुत ज़्यादा, इतनी सर्दी, सब लोग मर रहे हैं लेकिन मच्छर नहीं मर रहे, और हम नहीं चाहते हम लेक्चर में इतना बड़ा पाप कर दें मच्छर को मारने का। विल नॉट डू डैट, लाइव मर्डर हो जाएगा वो, तो हम नहीं चाहते वो। हम इसको और डेप्थ में लेके चलते हैं। वैसे कुछ पॉइंट्स हमने कवर करे, उनको और खोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, पढ़ते हुए यहाँ से, वॉर एंड पॉलिटिक्स किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है, तुम अलग ही नहीं कर सकते। अगर आपको अपने आप को डिफेंड करना है, अपने पावर को डिफेंड करना है, अगर एक सत्ता को, एक लीडर को, या अपने नेशन को हेल्दी बनाना है, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। और उस प्रोटेक्शन में ही वॉर होती है। क्या होता है, एक देश आया दूसरे देश को बोलता है भाई हमें ये चाहिए, तुम हमें ये प्रोवाइड करो। नहीं भाई हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, हमें अपनी जनता को देखना है। वो देश बदमाश है, वो कहेगा हमें तो चाहिए ही भाई, हम तो ये ऑर्डर करने कह रहे हैं, मैं नहीं कर सकता ना भाई, मैं तो अपनी कंट्री को डिफेंड करूँगा। वॉर हो गई, तो तुमने डिफेंस मैकेनिज्म में वॉर छिड़ गई, तो तुम्हें और बेहतर तरीके से डिफेंस करना आना चाहिए कि अब तो मैं अपने लोगों को तो डिफेंड कर ही रहा था, अपने आइडियोलॉजीज़ को डिफेंड कर रहा था, अब मेरे को अपने नेशन को भी डिफेंड करना है, ये जो सामने बदमाशी कर रहा है। इन्होंने कहा वॉर को अलग मत समझो पॉलिटिक्स से।
वॉर को ये मत समझो कोई अलग से एक्सटर्नल चीज़ तुम्हारे साथ हो रही है कि तुम्हारा सब कुछ गुडी गुडी चलेगा, अच्छा अच्छा चलेगा, कभी जंग नहीं होने वाली। वॉर इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिक्स, एक हाथ है। और अगर तुम एक अच्छे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट नहीं हो, तुम्हारे पास मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस नहीं है, तुम्हारे पास मिलिट्री तैयारी नहीं है, तो तुम वैसे ही पॉलिटिक्स में हार चुके हो। तुम्हारे को तैयार रहना चाहिए हमेशा वॉर के लिए। कब वॉर हो जाए, कहाँ से वॉर हो जाए, तैयार हो। वॉर नेसेसिटी है, तुम ये मत समझो कि वॉर नहीं होगी। वॉर इज़ नेसेसिटी। नेशन को अगर सर्वाइव कराना है, वॉर होगी। आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं से वॉर हो गया। सबसे बड़े इन्होंने कहा सर्वाइवल और स्टेबिलिटी मॉरल और एथिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाड़ में जाए, तेल लेने गए मॉरल एथिक्स, सर्वाइवल ज़रूरी है, स्टेबिलिटी ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है खतरा आ रहा है सामने से, एक्सटर्नली कहीं से खतरा आ रहा है, तो वहाँ पे एक स्टेबल सोसाइटी बनाना ज़्यादा अच्छा है। कब तक मॉरल और एथिक्स के गुण गाते जाओगे गलियों में। और बाकी वर्चू फॉर्चूना पे तो था ही कि एक इंसान वर्चू अपने अंदर ला सकता है, अपने टैलेंट को, अपने स्किल को तराश सकता है, बेहतर बन सकता है, लेकिन ये फॉर्चूना का कीड़ा ना उसके ऊपर लग चुका है और उस वजह से वो अपने को कमज़ोर बनाता है। तो अपने को कमज़ोर बनाने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत सॉलिड चीज़ है, इसको समझो और इससे बाहर आओ। फॉर्चूना पे इन्होंने जो टिप्पणी दी वो ये कहा कि हम पूरी तरीके से हटा नहीं सकते बैड इवेंट्स को, बैड लक को, अपशुगन जो हमारे साथ होने वाला है, लेकिन हम उसके लिए तैयार ज़रूर रह सकते हैं। अगर वो हो गया तो उसके लिए कैसे तैयार रहोगे, या उसको रोक कैसे सकते हो, उसकी इंटेंसिटी कैसे कम कर सकते हो, या उसको दूर कैसे भेज सकते हो। और इसके लिए सिटीजन आर्मी हो गई, इसके लिए आपकी पॉलिटिकल तैयारी होनी चाहिए, इसके लिए आपके स्ट्रक्चर होना चाहिए, डायनामिक फ्लो होना चाहिए, इसके लिए आपके इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर्ड रहने चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो कैसे उसको खदेड़ना है ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट को, और कैसे उसके लिए तैयार रहना है। इन्होंने कहा पावर बहुत ज़रूरी है। हम वर्चू मोरालिटी के भरोसे नहीं बैठ सकते कि हाँ भाई कोई बात नहीं, हमने हाथ जोड़ रखे हैं, जो होना होगा होगा, हमको तो हमारी फिलॉसफी यहाँ से बाहर निकलेगी। नहीं भाई, उस वक्त आपको प्रैक्टिकली तैयार रहना पड़ेगा, हाउस द जोश वाले सिचुएशन में रहना पड़ेगा। अटैक करना होगा, अटैक करना होगा, डिफेंड करना होगा, डिफेंड करना होगा। सर्वाइवल ऑफ गवर्नेंस के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा, और उसके लिए भले ही हमें रूथलेस बनना पड़े, हमें ईविल बनना पड़े, हमें मोरालिटी और एथिक्स के विरोध करना पड़े, लेकिन हमें करना है। अगर हमें अपनी सिटी को बचाना है, अपने स्टेट को बचाना है, तो हमें ये करना होगा। ये आइडियलिस्टिक चीज़ें काम नहीं करती, एक यूटिलिटेरियन अप्रोच काम करता है। ठीक है, कुछ कांड हुए लेकिन वो बेहतरी के लिए हुए, आने वाली जनरेशन्स की बेहतरी के लिए होंगे। इन्होंने कहा एक रिपब्लिकन आइडियल में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए सिटीजन्स की। जो कांड हुआ सब रिस्पॉन्सिबल हैं, ये नहीं एक लीडर रिस्पॉन्सिबल है या एक पर्टिकुलर इंसान रिस्पॉन्सिबल है, एक पर्टिकुलर ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है, सब रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सबके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर मत भागो। अगर आपको अपनी लिबर्टी को एक्सेस करना, अगर आपको इतनी छूट दी जा रही है, आपको स्वतंत्रता देनी जा रही है, तो आप इसकी जिम्मेवारी लो कि देश में आपकी सिटी स्टेट में जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसको कैसे सुधारना है, और सही हो रहा है तो उसको और बेहतर कैसे बनाना है। ह्यूमन नेचर और डिसिप्लिन हाथ में हाथ मिला के चलते हैं। अगर आपका ह्यूमन नेचर अंदर से कहता है कि भाई हम तो लेज़ी हैं, हम तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, खाएं पिएं जिएं, तो भाई उसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरी है, वहाँ मिलिट्री की बहुत ज़रूरी है। बिना मिलिट्री के वो ऑर्डर नहीं आएगा, वो डिसिप्लिन नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक देश की या एक सिटी स्टेट की जनता उसके हित में काम करे, तो भाई साहब वहाँ पे डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। तो इसका फिलोसॉफिकल इंसाइट इनका ये रहा था कि ऑर्डर बहुत ज़रूरी है, जिससे ह्यूमन टेंडेंसीज़ को आप काट कर सकें। ह्यूमन टेंडेंसी एक जहर के तरह है जो रिपब्लिक में फैलती है या सिटी स्टेट में फैलती है, सत्ता में फैलती है और ख़राब कर देती है उसको। और आपको उस जहर को काटने का एक पोशन भी होना चाहिए आपके पास, या फिर एक दवाई होनी चाहिए। वो दवाई है ऑर्डर, वो दवाई है डिसिप्लिन। हिस्टोरिकल लेसन्स और साइक्लिकल व्यूज़, साइकिल में चल रहे हैं, लूप में चल रहे हैं, रूप में चल रहे हैं। आपको लग रहा है साइकिल गोल गोल घूम रही है, आगे चल रही है ज़रूर, लेकिन वो चीज़ रिपीट हो रही है। और कहा सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है, दुख दर्द पीड़ा तब आता है किसी भी सिटी स्टेट में, जब वो स्टेट रियलाइज़ ही नहीं करता कि उनको दुख दर्द पीड़ा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री को कभी नहीं देखा, उन्होंने हिस्ट्री को कभी नहीं समझा। जैसे हमारे और फिलोसफर्स को अगर पढ़ो आप, तो सिस्टमैटिक फिलोसफी में हेगल है, हेगल ने बोला अगर आपको ट्रू फ्रीडम अटेन करनी है तो आपको हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है, इतिहास समझना बहुत ज़रूरी है, इतिहास को कभी निगलेक्ट मत करो। ऐसे ही इन्होंने कहा कि भाई साहब कि हमारे स्टेट की प्रॉस्पेरिटी, हमारे स्टेट या कंट्री की तरक्की बैठी है उसी हिस्ट्री के अंदर। जैसे हेगल ने कहा कि योर फ्रीडम, द की टू योर फ्रीडम लाइज इन द हिस्ट्री, वैसी द की टू अ स्टेट्स प्रॉस्पेरिटी लाइज इन द हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस स्टेट्स।
प्रीवियस कंट्रीज, रोमन एम्पायर का एग्जाम्पल दिया, बहुत अलग अलग एग्जाम्पल दिया, लेकिन उनको पढ़ो, उनको समझो, उनको परखो और फिर आगे उन चीज़ों को रिपीट मत करना भाई बस। लिबर्टी, स्वतंत्रता और अथॉरिटी, अधिकार, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस हमेशा से रहना चाहिए, और वो डिफरेंस रहना चाहिए बैलेंस का। हमेशा बैलेंस बना के रखो भाई साहब। ऐसा ना हो कि तुम जो मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे हो एक के हाथ में वो ताकत चली जाए, या फिर एक सेलेक्ट फ्यू गुड लोगों के पास वो ताकत चली जाए। पता चला तुम जिन 10 लोगों को, अभी हम 10 और 1000 का कंपैरिजन बता रहे थे ना, जिन 10 लोगों को तुम ट्रेनिंग दे रहे थे, वो 10 लोग जंग लड़ने तो गए नहीं, सत्ता चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो राजनीति चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो इनका कहना था कि मिलिट्री फौज मतलब ये नहीं कि आप बस अत्याचार कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, आप काट रहे हो, मार रहे हो। आपका काम है एज मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी, स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं काटना मारना शुरू कर दिया। आप एक कड़ी के तरह हो, आपको प्रिजर्व करना है सिविक लिबर्टीज़ को, जनता की स्वतंत्रता को आपको प्रिजर्व करना है, उनके राइट्स को प्रिजर्व करना है। आपको ये मोर्चा उठाना है कि उनके राइट्स के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, ये नहीं कि आप ही उनके राइट्स छीनना शुरू कर दो। तो एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आइडियलिज्म, आइडियलिस्टिक व्यूज़, ऐसा होगा तो अच्छा होगा, ऐसा हो जाता तो मज़ा आता, उस पर कभी नहीं चलती। प्लेटो के बारे में इन्होंने कहा कि फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट दिया और ये सब क्या, ये असलियत में काम नहीं करता भाई। असली में बहुत प्रैक्टिकल ऑन द टोज रहना पड़ता है। ऐसा हो गया होता तो मज़ा आता, उस मज़े लेने के चक्कर में फेलियर आ जाएगा और हार जाओगे, और तुम एक बार हार गए तो सब कुछ बह के हाथ से निकल जाएगा। जैसे मुट्ठी में रेत लो, नीचे से रेत निकल जाती है, वैसे ही। बाद में पीस के ऊपर बात करी इन्होंने, अगर शांति बना के रखनी है तो वो आती है स्ट्रेंथ से और पावर से, वो रेडीनेस से आती है। तैयार रहो आप, ये नहीं आप जो है उनको मॉरल टीचिंग्स सिखा रहे हो, अच्छा इंसान कैसे बने, जस्ट इंसान कैसे बने, अच्छे सिटीजन कैसे बने। नहीं भाई, पावर चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए और रेडीनेस, तैयारी चाहिए कि कभी भी हमारे ऊपर हमला हो सकता है। हमारी किस्मत हमें धोखा अगर दे दे तो उसके लिए तैयार कैसे रहना है। तो ऑल इन ऑल ये थी इनकी किताब द आर्ट ऑफ वॉर, जिसमें उन्होंने सिखाया कि किस तरीके से आप एक सिटी स्टेट बना सकते हैं। अपनी किस्मत के भरोसे ना रहें, तैयारी करके रखें। पूरा मोड ऑफ कॉन्डक्ट दे दिया, मेथडोलॉजीज दे दी, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 पूरा दे दिया। ये मैंने दिल तुम्हारे हाथ हथेली ये सौंप दी, मत्थे रख दी आपके, अब आप इसको फॉलो करिए। तो भाई अगर ये वीडियो पसंद आया तो पूरी तरीके से लाइक, पूरी तरीके से सब्सक्राइब करो, प्लस पूरा वीडियो, पूरा लेक्चर देखना है इससे रिलेटेड तो मेरे मेन चैनल पे जाओ, यहाँ कहीं पे दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, मेन चैनल पे जाके देखो।